नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 6 दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 6 दिसंबर। ठीक है, आज कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना, आज मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। अब आप कहोगे कि सर ये महापरिनिर्वाण दिवस क्या होता है? तो समझना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी हिंदू धर्म में किसी की डेथ हो जाती है तो हम कह देते हैं कि उसको मोक्ष मिल गया, यानी कि वो यहाँ से स्वर्ग में चला गया। ठीक है, ऐसा कोई थोड़ी ना कहता है कि नरक में चला जा। वो तो बस ट्रकों के पीछे लगा रहता है कि बुरी नजर वाले तू नरक चला जा, ना तेरा मुंह काला, ऐसा कुछ। एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी कि वो कहां पर पहुंच के? स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन जब बुद्धिज्म की हम बात करते हैं, है ना, बुद्ध रिलीजन की या बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं, बेसिकली ना गौतम बुद्ध वाली कहानियां जो आपने पढ़ी होंगी, तो बुद्धिज्म में क्या होता है, जब किसी की डेथ होती है तो ये जो डेथ होती है ना, इसको कहा गया कि रिलीज, है ना। किससे रिलीज होना? अपने सारी की सारी जो यहाँ की मोह माया थी उन सब से रिलीज होकर वो क्या हो गया, यहाँ से वहां पर दूसरी दुनिया में चले गए। तो इस वाले प्रोसेस को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, रिलीज फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो ये एक्चुअल में जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो डेथ होती है वो कब होती है? 483 बीसी। उनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी के अंदर। जब उनकी डेथ हुई थी तो कहा गया था महापरिनिर्वाण हो गया। और अगर मैं कहूं कि आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 6 दिसंबर को, महापरिनिर्वाण दिवस, तो याद रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मैं देखो इसको ऐसे समझो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यानी कि जब हमारे यहाँ पर एंशिएंट इंडिया में, जब हमारे यहाँ पर जो वेद वगैरह चला करते थे, वेदास का टाइम था, उस समय एक बुक हुआ करती थी जिस बुक को क्या कहा गया था? मनुस्मृति। ठीक है, और ये जो मनुस्मृति थी, इसको लिखने वाले कौन थे? तो उस ऋषि का नाम क्या था? मनु। ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत कैसे चलेगा, एक ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, और हम उसके बाद क्या होगा? शूद्र होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम पास होता रहा 1947 में हम आजाद हो गए। आजादी के बाद हमने सोचा कि हमारे देश को चलाने के लिए हमें क्या लिखने चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमने फिर वही मनुस्मृति जैसी एक बुक छाप दी जिसमें लिख दिया देश ऐसे चलेगा। और उस बुक को लिखने वाले कौन थे? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दैट्स व्हाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज आल्सो नोन एज द मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहा जाता है उनको? मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्योंकि मनु कौन था मैंने समझा दिया, जिसने उस समय क्या लिखी थी? वो मनुस्मृति लिखी थी। ठीक है, उस समय 4 बुक हुआ करती थी, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, जो याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि ने लिखी थी, लेकिन मनुस्मृति ज्यादा चलती थी। ठीक है, तो ये जो गौतम बुद्ध थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने क्या किया था लास्ट में, है ना, अपनी डेथ से पहले इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और आज भी तुमने देखा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो हिंदुइज्म में विश्वास कम रख के किस में विश्वास रखते हैं? बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं आपने ये चीज नोटिस की होगी। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन को हमारे देश में किस नाम से मनाया जाने लगा? महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से मनाया जाने लगा। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, चलिए उसी के साथ मुझे बस इतना बता दीजिए। हाँ, ध्यान रखना, इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने वाले भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर। जबकि एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे BN राव, पेनेगल नरसिंह रामाराव। और उन्होंने क्या किया था? 2 कंट्रीज का, 2 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने में हेल्प की थी। पहला कौन सा? इंडिया, दूसरा कौन सा? म्यांमार। बस मुझे इतना बता देना। हाँ, और याद रखना, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, उसके हेड भी यही थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, जिसमें हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बस अब मुझे बताना कि इनका जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ कौन सी थी, किस दिन ये पैदा हुए थे। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। चलते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, आज बहुत सी अच्छी न्यूज इसमें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके कहीं ना कहीं वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसेज वाले एग्जाम, जो भी क्लैट एलेट जो भी होता है, जितने भी वन लाइनर एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा। देखो, पहला कौन सा है? PSLV C59 places Proba 3 satellite into designated orbit with precision।
अब आप कहोगे सर व्हाट इज पीएसएलवी, देखो ध्यान रखना, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी इसरो, ठीक है, पहले मैं इस पे आ जाता हूं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसरो वाज फॉर्म्ड बेसिकली इन 1962, और इसका नाम उस समय हुआ करता था इनकोस्पार। क्या नाम हुआ करता था? इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। इट वाज फाउंडेड बाय, किसने इसको स्टार्ट किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसको फाउंड किया था सबसे पहले, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे चल के क्या हुआ, ऑन 15th of August 1969 इनकोस्पार वाज रीनेम्ड या चेंज्ड इनटू इसरो, एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो वाज, कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। सिंपल सा याद रखना, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस। क्या कहते हैं हम इनको? फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि बस इतना याद रखना, जितने भी हमारे मिशन जाते हैं स्पेस के अंदर, वो कौन भेजता है? इसरो भेजता है, ठीक है। हालांकि आजकल कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आ चुकी हैं, जैसे स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड है आपका, ठीक है, आपका अग्निकुल कॉस्मोस है, ऐसे बहुत सारी चीज आ चुके हैं, लेकिन हाँ ये हमारे गवर्नमेंट की है, सरकारी है, इतना ध्यान रखना। और ये क्या करती है? स्पेस में मिशन भेजती है। जैसे आपने पढ़ा होगा चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पैसेज हमेशा आता ही आता है, ठीक है। हालांकि इसरो को हम क्लासरूम में अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। अब मैं सीधा आ जाता हूं, चंद्रयान 1, 2, 3 गया था लास्ट ईयर, ठीक है। चंद्रयान 4 हमारा जापान के साथ जाएगा, जिसका नाम क्या है? लूपेक्स रखा गया है, जो कि टेंटेटिव है 2026, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। गगनयान मिशन जाने वाला है, जिसमें हमारे कुछ लोग कहाँ जाएंगे? स्पेस में जाएंगे, और कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे मिशन के नाम सुने होंगे। एक शुक्रयान जाएगा, शुक्रम वीनस को कहते हैं, तो वो वीनस पर जाएगा, ठीक है। अभी वो टेंटेटिव है, 30 के बाद ही जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना। अब मैं आ जाता हूं प्रोबा के ऊपर। व्हाट इज प्रोबा? देखो प्रोबा बेसिकली इसका कौन सा वर्जन है? प्रोबा 3। तो प्रोबा फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था पहली बार? तो याद रखना, प्रोबा फर्स्ट वाज लॉन्च्ड इन 2001, और प्रोबा 3 जो है वो अभी लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? प्रोबा 3। देखो एक्चुअल में है क्या, चलो मैं इसको थोड़ा सा और रिलेट कर देता हूं, है ना। एक्चुअल में किसकी स्टडी करने जा रहा है? कोरोना। अब आप कहोगे सर हमने तो कोरोना कोविड-19 में वायरस का नाम सुना था, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई थी, कोरोना वायरस। तो एक्चुअल में याद रखना कि जो आपका सन है ना, उस सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो प्रोबा इज ए मिशन, किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ईसा का। लेकिन इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो। लॉन्च किसने किया? इसरो ने। है किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेसिकली एक अचीवमेंट है। एक वो समय था जब हमें कहा जाता था कि भारत जो है वो सांप का खेल दिखाने वाले लोगों का देश है। आज तुम देखोगे दुनिया में सबसे पहले मंगल के ऊपर जाने वाला सबसे कम पैसे में कौन था? भारत, है ना। मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन आपने पढ़ा होगा। इतनी अचीवमेंट हमने कर ली है। साइकिल से लेकर आपके मंगल तक का सफर किसने ट्रैवल किया? तो तुम्हारे इसरो ने। तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर अचीवमेंट्स हमें मिलती जा रही। तो उन्हीं अचीवमेंट्स में से एक है कि हमने क्या किया, हमारे PSLV C-59 से। अब कहोगे सर व्हाट इज दिस? तो C-59 इज बेसिकली एक लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं समझना, हमारे यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की लॉन्च व्हीकल्स बने हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, एक मेरे पास है SLV। सबसे पहले SLV बना था 1988 के अंदर, ठीक है, सॉरी 1979 के अंदर। फिर कौन सा बना? ASLV। इसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये आपका उसी का GSLV का MK3 है, जिससे चंद्रयान 3 को तुमने लॉन्च किया था, ठीक है, सॉरी 2 को। अब समझना, ये सबसे पहले बना था, ये बाद में बना। ये बना था 1979 के आसपास, ये 1988, ये आपका 1993, ये आपका 2001 में बना था, ठीक है। और आजकल एक और आ गया SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो 2022 में लॉन्च किया गया था पहली बार, ठीक है। तो ये हमारे है लॉन्चिंग व्हीकल। क्योंकि देखो जब भी किसी मिशन को लॉन्च किया जाता है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि छत के ऊपर रखा और उसको भेज दिया। उसके लिए प्रॉपर लॉन्चिंग व्हीकल बने होते हैं, लॉन्चिंग पैड बने होते हैं। तो थोड़ा सा समझना, इसरो मिशन कैसे भेजता है। देखो इसरो के मिशन भेजने के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला कौन सा है? तो उसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है SAC,
यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जहां पर प्लानिंग होती है, ठीक है। तो इसरो के जितने भी मिशन है ना उनकी प्लानिंग कहां पर होती है, तो याद रखना अहमदाबाद में। कहां पर होती है? अहमदाबाद, ठीक है, जहां पर एसएसी सेंटर बना हुआ है। दूसरा, अगर तुमने प्लानिंग कर ली तो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? सैटेलाइट होनी चाहिए। किस वेट की, क्या काम करेगी, किस तरीके से वो काम करेगी, तो उसके लिए सैटेलाइट भी होनी चाहिए। तो फॉर सैटेलाइट कौन सा सेंटर है? तो याद रखना पहले इसको कहते थे आईजैक। क्या कहते थे? आईजैक, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर, जो कि कहां पर है आपका? बेंगलोर, ठीक है। बट इन 2018 इट वाज रीनेम्ड एज UN Rao स्पेस सेंटर, बिकॉज UN Rao वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या बनाई थी? आर्यभट्ट। अब कहोगे सर व्हाट इज आर्यभट्ट? तो याद रखना आर्यभट्ट वाज आवर फर्स्ट सैटेलाइट, हमारी पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जो 1975 में बनाई गई थी, छोड़ी गई थी। और वो बनाने वाला कौन था? UN Rao, ठीक है। अब क्या हुआ? उडुगी रामाचंद्र, UR राव, सॉरी है ना, UN नहीं, UR राव है ना, उडुगी रामाचंद्र रामाराव। अब ये जो UR राव स्पेस सेंटर है, इसको नाम क्यों दे दिया? क्योंकि मैंने कहा यहां पर क्या बनती है? सैटेलाइट। अरे तुमने प्लानिंग कर ली तो तुम्हें सैटेलाइट बनानी पड़ेगी, तो सैटेलाइट बनाने वाला पहला आदमी कौन था? UR राव था। तो इसी के नाम पर 2018 में इस सेंटर का नाम बदलकर ये रख दिया। और यही याद रखना इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर भी है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। हेडक्वार्टर इसरो का यही है। अब जब तुमने प्लानिंग कर ली, तुमने सैटेलाइट बनानी, तो लॉन्चिंग व्हीकल होने चाहिए। तो हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल साइट है वो कहां बनते हैं? तो लॉन्चिंग व्हीकल बेसिकली कहां बनते हैं? तो याद रखना लॉन्चिंग व्हीकल बनते हैं तिरुवनंतपुरम केरला, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। यहां पर लॉन्चिंग व्हीकल बनते हैं। इसको क्या कहा गया? तो इसको कहते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या कहा जाता है इस सेंटर को? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब तुमने प्लानिंग कर ली, तुमने सैटेलाइट बना ली, तुमने लॉन्चिंग व्हीकल बना लिया, अब उसको कर दो लॉन्च। अब लॉन्च कहां से करोगे? तो छत से थोड़ी ना कर दोगे, लॉन्चिंग पैड होने चाहिए। तो याद रखना लॉन्चिंग पैड कहां बने हुए हैं? तो सिंपल याद रखना लॉन्चिंग पैड बने हुए कहां पर? श्रीहरिकोटा। एंड वेयर इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड? तो याद रखना श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कौन सी लेक से ये होता है? तो याद रखना उस लेक का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा? पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक से ये सारा का सारा काम होता है, ठीक है। उसके ऊपर ये लॉन्चिंग पैड बने हुए, 2 लॉन्चिंग पैड है हमारे पास, ठीक है। याद रख लोगे। ऐसे करके क्या होता है? मिशन लॉन्च किए जाते हैं। और अभी हमारे लिए अचीवमेंट क्या है कि हमने प्रोबा 3 को लॉन्च किया, जो किसकी स्टडी करने जा रहा है? तो बेसिकली सन की आउटर मोस्ट लेयर जो है उसकी स्टडी करने जा रहा है। देखो 2-4 बातें याद रखना सन और अर्थ के बारे में। मैं कहता हूं आपसे, मान लो समझने की कोशिश करना, ये है मेरा सन, ठीक है। और मैंने कह दिया इसमें से क्या निकल रही हैं? रेज निकल रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, एक क्या बनाती है? हीलियम बनाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बेसिकली। और फिर यहां से क्या निकलती है? हीट निकलती है। और जो टेम्परेचर होता है ना इसका, कोर का टेम्परेचर, वो होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस कोर के अंदर। और 3 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाती है, ध्यान रखना। और इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उस आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है कोरोना, ठीक है। और कोरोना का जो टेम्परेचर होता है आउटर मोस्ट लेयर का, वो लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। वो तो यहां पर भी तुम सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर सकते, ऐसे थोड़ी ना है। जैसे तुम अभी कुछ दिन पहले चंद्रमा पर गए थे, चंद्रयान 4 लेकर, 3 लेकर, 2 लेकर, जो भी, तो वहां लैंड कर गए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। तो हमने क्या किया था? ये तो ईसा का मिशन है। अगर मैं इंडिया के मिशन की बात करूं तो याद रखना हमने लॉन्च किया था कौन सा? आदित्य L1। मैं उसको भी पढ़ा देता हूं साथ के साथ, क्योंकि ये लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था। इस ईयर ये शायद जनवरी को पहुंच गया था वहां पे, ठीक है। व्हाट इज आदित्य L1? आदित्य किसका नाम है? तो सिनोनियम है किसका? सन का, ठीक है। आदित्य, भास्कर, बहुत सारे नाम है सन के, ठीक है, रवि, ये सब। L1 क्या है? लैग्रेंजा पॉइंट। समझना क्या है, मैंने कहा इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि यहां पर नहीं जा सकते आप। अगर भगवान होते तो शायद पहुंच जाते हैं ना, हनुमान जी की तरह, नहीं तो नहीं जा सकते। तो हुआ क्या? मैंने कहा कि मेरी यहां पर क्या बनी हुई है? अर्थ। और मुझे यहां पर मिशन भेजना है। तो यहां पर याद रखना इन दोनों के बीच में लगभग, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? याद रखना लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। जो पेरीहेलियन में 14.8 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, एंड अपहेलियन में 152 मिलियन यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है।
तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं लैग्रेंजा पॉइंट। और लैग्रेंजा पॉइंट क्या होता है? जहां पर सन की ग्रेविटी हो जाती है अर्थ की ग्रेविटी के बराबर, यानी 0। तो यहां अगर तुम किसी चीज को रख दोगे तो ना ये अपनी तरफ खींच पाएगा ना ये अपनी तरफ, तो इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये उसके साथ साथ एक्सिस में अर्थ के सन के चारों तरफ घूमता रहेगा। दैट्स वाई हमने इस आदित्य को लैग्रेंजा 1 पर रखा, दैट्स वाई इसका नाम है आदित्य L1। समझ गए L1 क्या होता है? और टोटल L कितने हमारे पास? 5 L है, ठीक है। तो हमने L1 पर लिखा, 2 स्टेबल है 3 अनस्टेबल है। समझ गए? ये हमारा था सन पे मिशन। ये आदित्य L1 was sent to study the outermost layer of the sun, that is Corona, that was from India, from ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सा मिशन है? प्रोबा 3, that was launched recently by ISRO। ये भी हमारा इसरो का, वो भी इसरो का। ये हमने किससे लॉन्च किया था? तो ये किया था PSLV C58 से, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना, याद रह जाएगा। चलो मुझे बताना है 58 है कि 57 है, ठीक है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए? ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जब हम इसरो पढ़ेंगे तो उसके अंदर में दोबारा से आपको डिस्कस कर लेंगे क्लासरूम में, ठीक है। अभी न्यूज पे फोकस कर लेते हैं। स्टेट्स एंड द चैलेंज बिफोर द फाइनेंस कमीशन। देखो जो आपके स्टेट्स हैं उनका फाइनेंस कमीशन के साथ क्या क्या चैलेंज चल रहा है, तो बिल्कुल सिंपल समझना। मैंने कहा यहां पर समझना, एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, भारत ही लगा लो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहां पर मैंने कहा हरियाणा है, यहां पर मैंने कहा पंजाब है, यहां पर मैंने कहा आपका राजस्थान है, ठीक है, और यहां पर मैंने कह दिया आप सभी का फेवरेट बिहार है, ठीक है। अब यहां से सरकार पैसा कमाती है, यहां से भी सरकार पैसा कमाती है, यहां से भी पैसा कमाती है, और यहां से भी पैसा कमाती है। हर जगह से पैसा, इनकम तो होती है उसकी। जब इनकम हर जगह से होती है तो जब यहां से पैसा कमा रही है तो यहां पर टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और आपने एक चीज पढ़ी होगी, बजट। बजट क्या होता है? तो बजट बेसिकली क्या होता है? इनकम, ठीक है, कि कितनी इनकम हो रही है माइनस एक्सपेंडिचर, और ज्यादा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। यही तो होता है बजट। तो सरकार पैसे तो यहीं से कमाती है। सरकार पैसे कैसे कमाती है? टैक्स की फॉर्म में। या तो वो तुमसे इनकम टैक्स लेगी, या तुमसे कॉर्पोरेट टैक्स लेगी, या तुमसे किसी ना किसी तरह का टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से वसूल करेगी, और बहुत मोटा पैसा सरकार के पास आ गया, ठीक है। अब सरकार उस पैसे को वापस कैसे देगी? तो टू रीडिस्ट्रीब्यूट द मनी या टैक्स मनी या मनी कलेक्टेड बाय द टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट किसका यूज करती है? यूजेस फाइनेंस कमीशन। तो याद रखना हमारे यहां पर एक डिपार्टमेंट बना होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन। एंड फाइनेंस कमीशन इज, याद रखना ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसका आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 280 में इसके बारे में लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? ये क्या करेगा? यहां से जो पैसा गया, ये पैसा वापस कितना देना है इसकी बात को डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। और आर्टिकल कितना है? 280, याद रखना। एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फाइनेंस कमीशन? तो याद रखना टोटल 5 मेंबर्स आर देयर इन द फाइनेंस कमीशन। 1 कौन होता है? चीफ फाइनेंस कमिश्नर, एंड अदर 4 आर द फाइनेंस कमिश्नर्स, ठीक है। और जो रिसेंटली अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके हेड कौन है? याद रखना NK सिंह, ही इज द 15th चीफ फाइनेंस कमिश्नर। और अगर पूछे अगला कौन सा बनेगा, 16th फाइनेंस कमीशन कौन बनेगा, तो चीफ फाइनेंस कमिश्नर कौन बनेगा? याद रखना अरविंद पनगड़िया। और इसी अरविंद पनगड़िया से अभी मीटिंग हुई है किसकी? आपके साउथ के यानी कि तमिलनाडु के सीएम की, ठीक है। तो वही न्यूज बनी हुई है, तो पहले उसका बेस समझ लीजिए, फिर हम न्यूज के ऊपर चलेंगे। समझ गए ना? सेंटर कैसे पैसा लेता है, कैसे देता है, कौन उसमें हेल्प करता है, कैसे वो बना होता है। और अगला जो बनेगा वो कब से बनेगा? 1 जनवरी 2026 से बनेगा। और वो कौन बनेगा? या 2026 से बनेगा, 1 जनवरी नहीं, जब फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा 2026 से कौन बनेगा? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और इसका काम क्या है तुम समझ चुके हो कि पैसे को रिएलोकेट करना है। अब देखो दिक्कत क्या है समझना, मुद्दा क्या है ये समझने की कोशिश करो। मैंने कहा आपसे कि भाई भारत में है ना, भारत में टोटल 28 स्टेट है, ठीक है, और इंडिया के अंदर टोटल 8 यूटीज हैं, ये भी आप जानते हो। अब एक बात समझना कि जब पैसा लिया जाएगा तो दिया भी उतना ही जाना चाहिए। तो हमारे यहां पर इन स्टेट को इन्होंने क्या कर रखा है? 2 पार्ट में तोड़ रखा है। एक है स्टेट, और याद रखना एक को कह दिया स्पेशल स्टेट, ठीक है।
और इसी स्पेशल स्टेट की डिमांड कौन कर रहा था? अभी कुछ दिन पहले बिहार डिमांड कर रहा था, और कौन कर रहा था? आपका आंध्र प्रदेश कर रहा था, जबकि इस स्पेशल स्टेट में आज के दिन 11 स्टेट है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर मैं कहूं कि 100 रुपए कमाए सरकार ने, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि भाई तुम अगर 100 रुपए कमाते हो तो उसको रिटर्न में 42% पैसा दो। ठीक है, इससे पहले वाला जो था 13th फाइनेंस कमीशन, उसने कहा था 32% पैसा रिटर्न करो, 32%। तो बाय द 14th फाइनेंस कमीशन जो पैसा एलोकेट होना था स्टेट्स को, वो कितना कर दिया गया? 42। लेकिन अभी जो चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, वो कितना करता है? वो करता है 41% बस। ठीक है, समझ गए? और अप टू है, वो करे ना करे उसकी मर्जी है। अब समझना कि सारे स्टेट बराबर है, सब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सरकार सबसे टैक्स के रूप में पैसा खींच रही है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको ज्यादा पैसा मिलता है और बाकियों को नहीं मिलता। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, स्पेशल स्टेट का कैटेगरी क्या है? तो याद रखना, इसका एक अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 371। 370 जम्मू कश्मीर था, वो हट चुका है, ध्यान रखना। अब इसमें 11 स्टेट है, इनकी कंडीशन समझना क्या होती है। पहली कंडीशन होती है कि वो क्या हो? हिली रीजन हो, बहुत भयंकर पहाड़ी पहाड़ हो, या फिर वो कैसा हो, उसमें मोस्टली क्या हो? फॉरेस्ट। ठीक है, या उसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रहती हो वो किसकी रहती हो? ट्राइब्स की। ठीक है, ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा रहते हो, या फिर लास्ट है कि वो बॉर्डर के साथ बना हुआ हो, किसी देश से बाउंड्री लगाता हो। अब समझना, जैसे दिल्ली है, जयपुर राजस्थान है, ठीक है, दिल्ली बहुत पैसा कमाती है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत है, सरकार के पास खूब पैसा आ जाता है। ठीक है, अब एक है अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लोग दूर दूर पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन बिजली तो उनको भी चाहिए, बिजली दिल्ली वालों को भी चाहिए, पानी उनको भी चाहिए, पानी उनको भी चाहिए, रोड उनको भी चाहिए, रोड उनको भी चाहिए, लेकिन वहां से इनकम आती नहीं है क्योंकि वहां के लोग तो भेड़ बकरी चराते हैं, तो पैसा कहां से देंगे? जंगल से शहद निकाल के बेच देते हैं। दिल्ली वाले खूब इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारा मोटा पैसा आता है, तो दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट को साल का 2 लाख करोड़ रुपए एवरेज कमाती है सरकार हमारी। और जब बात आती वापस देने की, तो दिल्ली को 325 करोड़ रुपए दे देती है। तो अरविंद केजरीवाल कहता रहता है कि हमें पैसे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सरकार देती नहीं है। यही तो मुद्दा इसने उठाया तमिलनाडु के सीएम ने कि भाई जब हमसे तुम पैसा ले रहे हो तो हमें कितना पैसा दो। तुमने 41% की बात कर रखी है, लेकिन तुम देते नहीं हो। जैसे दिल्ली से 2 लाख करोड़ रुपए साल की कमाती है सरकार, तो दिल्ली को कितना देना चाहिए? 40% के हिसाब से कम 80,000 करोड़ तो देना चाहिए ना, एटलीस्ट। नहीं देती है। लेकिन अभी क्या हुआ, इस बिहार को 60,000 करोड़ दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि बिहार में सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और तुमने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी। और एनडीए अलायंस, एक्चुअल में वो एनडीए अलायंस क्या बन गया? नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है। अगर नीतीश भाग गया तो सरकार गिर जानी है। तो मजबूरी में आकर उसको क्या दिया? 60,000 करोड़, जबकि बिहार से आता है नहीं इतना। और नीतीश कुमार कह रहा है कि मेरे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है तो मुझे चाहिए, गरीबी मिटानी है मुझे। तो गरीबी तो हर स्टेट में सबको दे दो, कल को उड़ीसा मांगेगा, हरियाणा मांगेगा, महाराष्ट्र मांगेगा, किस किस को दोगे? तो कहा गया इस सीएम ने, इस तमिलनाडु के सीएम ने, जो अगला फाइनेंस कमीशन बनेगा 16वां 2026 में, उससे मुलाकात की और उससे कहा भाई देख एक काम कर, ये 41 है ना, इसको बढ़ा के 50 कर दे, कम से कम 50 तो चाहिए। ठीक है, इतना पैसा अगर तुम मुझसे 100 रुपए कमाओगे ना तो मुझे 50 तो वापस दोगे। ठीक है। दूसरा इसने कहा कि जो क्राइटेरिया है ना, ये क्राइटेरिया थोड़ा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो आंध्र प्रदेश क्यों मांग रहा है? क्योंकि नायडू भाग गया तो सरकार गिर जानी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके उसमें फंसी हुई है। अगर दोनों चले गए तो दोबारा से वो भी कांग्रेस में जाते हैं तो भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, बीजेपी से जाते हैं तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, दोबारा से वोट होंगे, वोट का कोई जोखिम ले नहीं सकता, क्योंकि इस बार ही बड़े मुश्किल हालात थे। तो अल्टीमेटली तुमने इसको दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं तो तुमने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है यहाँ पे, है ना, क्योंकि उन्हीं स्टेट को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो इसने बस इतनी सी बात उठाई है एमके स्टालिन ने कि भाई इस 41 को 50 कर दो। ठीक है, और ये जो क्राइटेरिया है ये फिक्स होना चाहिए। और फिक्स का मतलब जिसको डिपेंडेंट हो उसको दो। जैसे मान लो किसी घर में 3 लोग हैं, ठीक है, 2 जो बच्चे हैं बड़े वाले वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में। एक है कोई जो कम कमाता है, बेचारा मजदूरी करता है, और उसके फादर के पास, उनके फादर के पास खूब पैसा है। अब सोचो उसके फादर की सैलरी आई 2 लाख रुपए, तो क्या उसको अपने तीनों बेटों को बराबर 50-50 हजार रुपए देने चाहिए? नहीं, क्योंकि ऊपर वाले 2 अच्छे से कमाते हैं, नीचे वाला नहीं कमा पाता क्योंकि बेचारा कमजोर रह गया ना, 20,000 महीने कमा पाता है। तो उसके फादर की जिम्मेदारी है कि ऊपर के 2 वालों को कम दूं और नीचे वाले को ज्यादा पैसा दूं, ताकि उसके यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे।
तो ये यही कह रहा है कि भाई जब तुम पैसा कमाते हो हमसे तो तुम उस स्टेट को जो जिसको जरूरत है उसको मत दो जिसको जरूरत नहीं है, समझ गए। और जरूरत का मतलब क्या है, बेसिकली जहां पर बीजेपी के स्टेट है वहां मैक्सिमम पैसा दिया जा रहा है, इसलिए सारे मुद्दे उठ रहे हैं, समझ गए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ठीक है, कितने स्पेशल स्टेट है आप मुझे कमेंट करके बताना। 11 है, मैंने काफी बार पढ़ा है, इस साल काफी न्यूज में था, ठीक है। 371 में उन सब के बारे में लिखा है और कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। कितने मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, 5, 1+4। कैसी बॉडी है, तो याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका आर्टिकल बना हुआ है। दैट्स इट। अब चलते हैं दूसरी न्यूज पे, आप समझ गए होंगे। जैसे अच्छा एक मुद्दा और उठाया इसने कहा देखो 1971 में हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी ना, वो पॉपुलेशन लगभग हर स्टेट की बराबर थी, ठीक है। तो 14th फाइनेंस कमीशन से पहले जब पैसा दिया जाता था तो उसमें लिखा हुआ था कि 1971 की पॉपुलेशन के बिहाफ पर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इंदिरा गांधी आई, बहुत सारी चीजें हुई है ना, कंट्रोल करो, हम दो हमारे दो, दुनिया भर के प्रोग्राम चले और साउथ इंडिया वालों ने कंट्रोल कर लिया पॉपुलेशन, नॉर्थ इंडिया वाले बढ़ाते चले गए। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र देखा होगा, खूब पॉपुलेशन कर ली उन्होंने। अब इसलिए कहा गया कि जब भी पॉपुलेशन की बात होगी ना तो 1971 की काउंट होगी, क्योंकि साउथ वाले बेचारे शरीफ थे, पॉपुलेशन रोक लिए, तो उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना सरकार में। इस 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, कह दिया कि ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होगा, वो 2011 वाली पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। अब सोचो 2011 की पॉपुलेशन में तो यूपी, बिहार बहुत सारे स्टेट बने पड़े हैं, जिन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा ली वो ज्यादा पैसा ले जाएंगे, जबकि साउथ वाले पैसा ज्यादा देते हैं क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है, वहां पर लोग कम है तो पाते कम है बेचारे, समझ गए ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ इंडियन स्टेट है, एक अगर 100 रुपए वो कमाते हैं तो उनको सरकार 1500 रुपए देती है लगभग। महाराष्ट्र है, 100 रुपए अगर वो देता है तो वापस उसको 17 रुपए मिलते हैं एवरेज। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सारे मुद्दे इसमें उठा रखे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ चुके होंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन। देखो हुआ क्या है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम कौन सा, अटल इनोवेशन मिशन, जो कब चला था 2015 में। याद रखना जहां भी अटल की बात आ जाए तो याद रखना नीति आयोग उसके साथ जुड़ जाता है। और नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दैट मीन्स इसका काम क्या है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का। पहले इसका नाम क्या था, देखो जो आपका नीति आयोग है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। नीति आयोग बना कब था, नीति आयोग की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 Jan 2015। एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग, तो याद रखना हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आज कौन है, नरेंद्र मोदी जी, बना तब भी नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था, याद रखना प्लानिंग कमीशन। इससे पहले इसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन जो बना था वो बना था 15th March 1950 एंड इट वाज मेड या फॉर्म्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सोचोगे सर ये क्यों बनाया गया था, पहले ये समझना। जब भारत आजाद हुआ था ना तो आपने पढ़ा होगा हमारे ऊपर 400 करोड़ रुपए का कर्जा था, कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों की पॉलिसी पढ़ी होगी, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी, महलवाड़ी। यहाँ का किसान इतना गरीब हो चुका था, जैसे तुमने देखा होगा ना, गन्ने की मशीन में गन्ना डालो, जूस निकल गया, फिर डालो, फिर निकल गया, फिर डालो, फिर निकल गया। जो मलबा बचता है किसान वो था। फोटो देखना कभी गूगल पे जाके। भूख बहुत ज्यादा भूख मरी थी, खाने को कुछ नहीं था। उस समय पंडित नेहरू पीएम बने। उस समय क्या हुआ, हमने मदद मांगी किससे, अमेरिका से। अमेरिका ने हमें वो गेहूं भेजे जो वहां सुअर खाते थे, PL 480 किस्म के। तो हमने सोचा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएंगे, है ना, इतना बड़ा देश है कैसे संभालें। तो पंडित नेहरू के दिमाग में एक आइडिया आया, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर विजन वाला पीएम कह देते हैं ना। उन्होंने सोचा कि यार क्या करें, प्लानिंग करते हैं। उन्होंने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया, प्लानिंग कमीशन, और एक एक चीज पर फोकस किया। आज तक याद रखना प्लानिंग कमीशन के 12 प्लान आ चुके हैं और इनको कहते हैं 12 5th ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान जिनको कहा जाता है। इन्होंने एक एक सेक्टर पे काम किया। सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया 1951 से 56, जिसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया। आज अगर तुम देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट करता है तो भारत करता है। सबसे ज्यादा गेहूं वगैरह कौन पैदा करता है दुनिया में, भारत करता है। क्यों, क्योंकि हमने उस समय गरीबी देखी, हमें गेहूं नहीं थे खाने के, इसने काम किया, प्लानिंग कमीशन ने ऐसा काम किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, MS स्वामीनाथन ने ऐसे बीज बना दिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद तुम देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं, चावल वगैरह हम ही इंडिया ही प्रोड्यूस करता है।
समझ गए। फिर हमने क्या किया, हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, 5 साल पूरे हैवी इंडस्ट्री पे। आज देखो दुनिया में इसरो, DRDO है ना, जो तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबसे अच्छे अच्छे भारत में बने हैं। फिर हमने बैंकों पे काम किया, बैंकों के अंदर तुमने देखा बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, 1969 में इंदिरा गांधी ने किया, फिर 80 में इंदिरा गांधी ने किया, ठीक है। अभी तुम UPI ले आए, दुनिया भर के लोगों को UPI का पता ही नहीं है, तुम स्कैन मार के पेमेंट कर देते हो। जापान जैसे देशों में ऐसी टेक्नोलॉजी लेट आई है, इंडिया में पहले आ गई। क्यों? हमने बैंकों को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, उनको कह सकता हूं कि आगे बढ़ा दिया, उनके लिए काम किया। तो ऐसे करके हमने 12 5 ईयर प्लान चलाए, उसके बाद इंडिया यहां पहुंचा है। तो ये जो पूरा इंडिया यहां से यहां पहुंचा, उसमें किसका सबसे बड़ा रोल है? 5 ईयर प्लान का ध्यान रखना। और ये जो 5 ईयर प्लान था, ये कौन चलाता था? प्लानिंग कमीशन। और जैसे मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने क्या किया, जैसे कि एज यूजुअली करते हैं, नाम बदल के क्या रख दिया? नीति आयोग। और इसी को कह दिया इट इज द थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार जो भी काम करती है ना, उसका थिंक टैंक ही है। और इसका प्रेसिडेंट कौन बना दिया? नरेंद्र मोदी, यानी कि PM। उसका भी PM ही होता था, ध्यान रखना। अब ये क्या करता है? हमारे देश के डेवलपमेंट के सारे काम करता है। याद रखना, कोई भी ऐसा प्रोग्राम एग्जाम में पूछ ले, व्हाट इज द पर्पस, अगर वो तुम्हारे फ्यूचर में जाकर देश का भला करने वाला प्रोग्राम हो, वो हर प्रोग्राम नीति आयोग करेगा। क्योंकि इसका नाम ही क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द या टू ट्रांसफॉर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। समझ गए? तो इसने क्या किया, अभी एक मिशन चलाया, अटल इनोवेशन मिशन, जो कब चला था? 2015। इसको लॉन्च किया है किसके साथ? स्वीडिश एम्बेसी के साथ। और किसको प्रमोट करने की बात हो रही है? C-STEM। अब कहोगे व्हाट इज C-STEM? स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आजकल तुमने देखा होगा इन 4 फील्ड में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, बच्चे करते नहीं है। और जो लड़कियां हैं वो खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जाती नहीं है। तो हमारी सरकार ने एक मिशन चलाया STEM, कि इन लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो ये जो STEM प्रोग्राम था, ये किसके साथ मिलकर चलाया हमने? स्वीडन के एम्बेसी के साथ। तो ये न्यूज में आ गया, खत्म। समझ गए? व्हाट इज नीति आयोग, व्हाट इज प्लानिंग कमीशन, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और इसकी थीम क्या है इस बार की? बैटरी टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी स्टोरेज बेस्ड सिस्टम, ठीक है, सिंपल सा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, C-STEM। इस बार की विनर कौन है? तो प्रारंभ फर्स्ट पे है, दरबारी लाल DAV मॉडल स्कूल पीतमपुरा दिल्ली पहले नंबर पे है। हाइड्रोजन इनोवेटर्स के अंदर आदित्य विद्याश्रम रेजिडेंशियल स्कूल पुडुचेरी सेकंड नंबर पे है। और आपका जो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल वर्नी छत्तीसगढ़ का तीसरे नंबर पे है, ठीक है। वो अवार्ड्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट इजीज एंटी पोल्यूशन कर्व्स इन NCR। देखो NCR के अंदर बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन चल रहा है ना, पिछले महीने भर से, 1.5 महीने भर से मैं बार बार पढ़ा रहा हूं कि एयर पोल्यूशन भयंकर तरीके से चल रहा है। तो बस सिंपल याद रखना, इस एयर पोल्यूशन के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। किसने की है? तो ग्रेड। व्हाट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये किसके लिए बनाया गया था? इट इज अ फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली NCR। और दिल्ली NCR में 4 स्टेट आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे UP, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। इन स्टेट्स में क्या होता है, जब आपके यहाँ पर स्टबल बर्निंग होती है, पराली जलाई जाती है, तो वहां पर पोल्यूशन हो जाता है। तो अभी आपने देखा होगा कि वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही घटिया हो गया था, पुअर टू वेरी पुअर चला गया था ना, बच्चों की छुट्टियां तक कर दी थी, ठीक है। वो काफी बार पढ़ चुके हैं, जस्ट कंटिन्यू न्यूज बनी हुई है ना, बार बार आ रही है। कब आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो याद रखना 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। समझ गए? कितने पोल्यूटेंट्स को काउंट करता है? 8 को। कौन कौन से याद रखना? PM2.5, PM10, अमोनिया, लीड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। किसको कंट्रोल करने की बात हो रही है? पोल्यूशन। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। काफी बार हम चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, काफी बार रिपीट हो चुकी है ये। ए 3 नेशन विजिट एज ए फोरे इनटू समिट डिप्लोमेसी। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले कहां गए थे? G20 समिट। और G20 समिट इस बार कहां हुआ था? याद रखना, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। लास्ट ईयर कहां पर हुआ था? लास्ट ईयर हुआ था इंडिया में, ठीक है। और उससे पैसे जा चुका है। G20 की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1999 में। G20 के अंदर कितने देश हैं टोटल? तो याद रखना टोटल मेंबर्स अब ये G20 से 21 हो चुके हैं। एक नया कौन जुड़ा था इसमें 2023 में? तो याद रखना कौन जुड़ा था? अफ्रीकन यूनियन। कौन जुड़ा था? अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया गया था। और अफ्रीकन यूनियन कब बना था? 2002 में बना था। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो सिंपल याद रखना एडिस अबाबा। एंड वेयर इज द एडिस अबाबा? तो वही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इसमें 54 मेंबर्स हैं, तो ये और सारे इसमें जुड़ गए, ये G21 हो गया।
तो मोदी जी कुछ दिन पहले G20 की मीटिंग में जा रहे थे, जाते जाते बोले कि यार 2-4 देशों में और घूम लेते हैं, रिश्ते अच्छे कर लेते हैं। मोदी जी घूमने चले गए नाइजीरिया, मैंने बताया था उनका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया मोदी जी को ना। तो मोदी जी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना घूमकर आए थे 16 से 21 नवंबर के बीच। और याद रखना जो गुयाना है उसके अंदर 40% इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी रहती है, ठीक है। उसके साथ हमने 10 MOU साइन किए थे, एनर्जी, डिफेंस, एजुकेशन, इन सब के अंदर, ठीक है। इंडिया और जो आपका कैरिबियन जो आइलैंड्स हैं उनके साथ हमारा क्या होता है, इंडिया कैरिकॉम क्या होता है, मीटिंग होती है, जो इस बार सेकेंड मीटिंग हुई है उनकी, ठीक है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, इन सब के साथ हमने रिश्ते अच्छे करने के लिए मोदी जी वहां घूम कर आए। तो सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, अब समझ गए होंगे, ठीक है। उसमें जो जो उसके आउटकम्स निकले उसके बारे में इसने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इज इजराइल्स वॉर इन गाजा पुटिंग द ग्लोबल ऑर्डर एट पेरिल। देखो आपने एक चीज सुनी होगी, यूनाइटेड नेशन, समझना बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। कितने मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन में? तो याद रखना टोटल मेंबर्स है इसमें 193 + 2, और 2 में एक कौन है आपका? वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, याद रखना। रोम के अंदर बसा हुआ है, इटली में बसा हुआ है, एक छोटा सा देश है, शहर के अंदर बसा हुआ है। और दूसरा इसके अंदर है पैलेस्टाइन, जिसके साथ ही पूरा का पूरा इजराइल हमास वाला मुद्दा चल रहा है। और मैंने आपसे कहा था इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट पे एक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, आप वो मेरी लेक्चर देख लेना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल इसके मेजर ऑर्गन्स कितने हैं? तो इसके टोटल मेजर ऑर्गन्स है 6, ठीक है। उन 6 मेजर ऑर्गन्स में से एक है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, जिसका काम है दुनिया भर के देशों में सिक्योरिटी काउंसिल यानी सिक्योरिटी थ्रेट्स इन सबको मेंटेन करना, ठीक है। इस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 लोग होते हैं, 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, याद रखना। इंडिया भी काफी बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। परमानेंट मेंबर वो है जिनके पास वीटो पावर होती है। क्या है? वीटो पावर है। कौन कौन से हैं? तो यूके है, USA है, USSR अलग हो गया तो उसमें से क्या निकला था सबसे बड़ा? रशिया, तो रशिया है, उसके बाद आपका चाइना है और उसके बाद फ्रांस है। ये 5 देश इसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 देश ये बदलते रहते हैं, जैसे 2022-24 से लेकर 20 से 22 तक इंडिया इसका मेंबर बना था। तो इसमें ये कहा गया है कि क्या यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला बोर्ड है, क्या वो एक मजाक बन के रह गया है? इज इट ए मजाक, मतलब इज इट ए जोक, कि जोक बन के रह गया है? तो बेसिकली हाँ, क्योंकि इजराइल हमास में लगातार वो इधर से मारे जा रहा है, उधर से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, इधर से हमास कर रहा है, उधर से ईरान कर रहा है ना। और ये अपने आप में कहता है कि आई एम UNSC, मैं दुनिया भर में पीस मेंटेन करूंगा, क्योंकि बना इसलिए था जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाले गए थे, उसके बाद यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी कि भाई दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, मुझे पीस मेंटेन करनी है, इसको बना दिया गया। सबसे पहले 51 मेंबर थे, इंडिया प्लस 50 और थे, आज इसके अंदर 193 है। लेकिन क्या फायदा इसका? इसको कोई नहीं सुनता है। तो UNSC बेसिकली एक मजाक बन के रह चुका है, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। और आपको ये 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना चाहिए। और आपको अगर इजराइल हमास का पूरा कॉन्फ्लिक्ट देखता है तो उसके एक लेक्चर आपके यूट्यूब पे डला हुआ है MITs की लिस्ट में, जस्ट सर्च करना आपको जाकर इजराइल हमास या मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आपको उसके अंदर 1-1.5 घंटे के एक लेक्चर मिल जाएगा जिसमें सारे डिटेल्स में डिस्कशन किया हुआ है, क्या हो रहा है हमास में, कौन है हिजबुल्लाह, कौन है, ठीक है, वो सब डिस्कस हमने कर रखा है। तो एक बार देख लेना, साल भर आपके वो न्यूज काम आती रहेगी, समझ गए। अच्छा, यहीं पर याद रखना एक ग्रुप और बना हुआ है Z4 इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। और ये क्या करते हैं? UNSC को वो करते हैं, एडवाइस करते हैं। लेकिन काहे की एडवाइस करते हैं, है ना, इनकी वो सुनता ही नहीं है। वरना तो अगर इतना बड़ा ग्रुप है, 193 देश एक साथ है और 2 छोटे छोटे देश मिलकर लड़ रहे हैं, दुनिया के अंदर आतंक मचाए हुए हैं, सारे देश एक तरफ हो जाओ और दोनों को एक तरफ करके रख दो, खत्म। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बस उसी के ऊपर मजाक में डाला हुआ एक आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। भूटान एंड इंडिया डिस्कस गेलेपू हाइड्रो पावर प्लांट्स। देखो मोदी जी अभी मिले थे किससे? भूटान के किंग से। और भूटान के किंग का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया आए थे किसकी? अपनी वाइफ के साथ, जिसका नाम है क्वीन जेटसुन पेमा, ठीक है। आपस में मिलने के बाद इन्होंने डील की, हम क्या करेंगे। देखो भूटान जो है ना, भूटान बेसिकली एक सिटी बना रहा है जिसका नाम है गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट।
और इसको लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये बनाना चाहता है। और एक ऐसी सिटी बनाना चाहता है जो बिल्कुल क्या हो, अच्छी अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा रहना सहना हो, वो सब चीजें अच्छी हो, कोई टेंशन ही ना हो। लेकिन उसको इस सिटी बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो इंडिया से चाहता है। अब एक बात समझना, अगर इंडिया से चाहता है तो इंडिया को दे देना चाहिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखो ये मेरे चारों तरफ इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। जैसे पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर बाउंड्री है, अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर बाउंड्री है, चाइना है 3488 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपका भूटान है, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, ये हमारे पड़ोसी देश है। अब एक बात समझना, पाकिस्तान तो हमारा है ही नहीं, ठीक है, वो तो कभी से नहीं है, ठीक है, ये तो कभी से नहीं है। चाइना हमारा कभी है ही नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दे के 62 में इसने अटैक मार दिया था इंडिया पे, ये भी हमारा भाई नहीं है चाइना, ठीक है। बचा कौन, म्यांमार, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये भी हमसे अलग हो गया चाइना के इन्फ्लुएंस में आके। बांग्लादेश वैसे चाइना के इन्फ्लुएंस में है, उसके अंदर वैसे तख्ता पलट हो रखा है, ये भी काम का नहीं है। नेपाल, ये पिछले महीने जो ओपी कोहली वहां के पीएम बने, वो बेचारे फिर चाइना के साथ कांटेक्ट में आ गए, वो भी हाथ से निकल गया। मालदीव जो यहाँ पर बना हुआ था, मालदीव को हमें वहां से भगाई दिया गया था मोइजू के द्वारा, हालांकि बाद में वो आगे बाद की बातें हैं। तो यहां पर अगर तुम गौर से देखोगे तो चारों तरफ ये सारे चाइना के इन्फ्लुएंस में है, और बीच में रह गया इंडिया छोटा सा। तो ये जो है ना भूटान, इस भूटान के अंदर क्या बनाना चाहते हैं, वो एक सिटी। अगर तुमने इनकी हेल्प नहीं की ना तो चाइना कर देगा, और अगर चाइना हेल्प कर देगा तो ये हाथ से चला गया। बात ये नहीं है ये हाथ से चला गया, बात ये है कि ये वाला जो रीजन बना हुआ है ना, ये वाला रीजन गौर से देखो, ये काठमांडू नेपाल है, ये भूटान है, ये छोटा सा रास्ता है। अगर मैं इस रास्ते को ब्लॉक कर दूं, ये मैंने ब्लॉक कर दिया, तो क्या तुमसे नॉर्थ ईस्ट अलग हो गया क्या? ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट मेरे हाथ से निकल गया, और जैसे नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल गया तो अल्टीमेटली ये चाइना को कब्जा लेगा। इसको बात समझ में आ रही है? तो जस्ट इसके नीचे जो ये पतला सा रीजन है ना, जो छोटी सी जगह बनी हुई है 30-20-50 किलोमीटर की, इस जगह को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम कहते हैं चिकन स्नैक। क्या कहते हैं? चिकन स्नैक, यानी कि मुर्गे की गर्दन। अगर ये कट गई ना तो ये कट गया, और ये जस्ट किसके पास है? भूटान के पास। तो हम ये नहीं चाहते। तो कुछ दिन पहले मोदी जी भूटान गए थे, याद है ना? 10,000 करोड़ रुपए देकर आए थे। मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द गुलूब गाइलेपो उनको दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द भूटान उनको दिया गया था। 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आए थे। अब ये आए भारत कि हमें वहां पर क्या बनाना है? एक सिटी बनानी है, और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट नहीं दी तो ये चाइना दे देगा, और अगर चाइना ने इन्वेस्टमेंट दे दी तो क्या होगा? आप समझ सकते हो क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है। जैसे ये चिकन स्नैक, बिल्कुल छोटा सा रास्ता, ब्लॉक होते सब निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम भूटान को क्या नहीं चाहते कि भूटान किसके इन्फ्लुएंस में आए? चाइना के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि सब जा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पर देखोगे, ये जो आपका प्रोजेक्ट बताया जा रहा है गेलेफू, इस गेलेफू से लेकर कोकराझार आसाम तक क्या बनाई हुई है? तो याद रखना हमने ट्रेन लाइन भी बिछा रखी है, ठीक है। ये आपका गेलेफू है, ये भूटान है, ठीक है। यहाँ पर डोकलाम, जहाँ पर वो इशू हुआ था उस समय हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या? चिकन स्नैक, ऑल्सो नोन एज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इन इंडिया दैट कनेक्ट्स द नॉर्थर्न स्टेट टू द रेस्ट ऑफ द country. It is a strategically important and sensitive area. That's the only bridge between the two regions. ये अगर टूटा तो समझो नॉर्थ ईस्ट गया, समझ गए। इसलिए हमें भूटान से रिलेशन अच्छे रखने की भी ज़्यादा जरूरी है, समझ गए। हमारे पड़ोसी स्टेट्स के बारे में याद रखना, कौन कौन से हैं? तो 7 स्टेट हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन लगाता है? चाहे आपका बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम कौन लगाता है? तो आपका अफगानिस्तान लगभग 106 किलोमीटर। ये बेसिक से डाटा याद रखना, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम।